एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जीके विद आर्या में। हम लोग पढ़ रहे थे घटना चक्र पॉइंटर, जिसका आधुनिक भारत का इतिहास हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये घटना चक्र वन लाइनर दिया है, जो मोटी वाली घटना चक्र है, जो मोटी वाली घटना चक्र आती है उसी का एक सब्स्टिट्यूट। ये कम समय में आप रिवीजन करना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर दिया है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो पैगंबर हज़रत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। पैगंबर हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में। मक्का है तो मक्का सऊदी अरब में है। मक्का सऊदी अरब में है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग अरबों ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई थी 712 ईस्वी में। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की विजय की थी 712 ईस्वी में। आगे देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, महमूद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम तथा मोहम्मद गौरी में से भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी भारत में मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम ने ही सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। आगे पढ़ेंगे। भारत पर आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे तो अरब थे। मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे जो भारत पर सबसे पहले आक्रमण किए? तो अरबों ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, जो मुस्लिम थे। ये सभी वन लाइनर प्रश्न दिया है। एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम है, आगामी जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए रिवीजन करने के लिए बेस्ट बुक है ये। हम अपने चैनल पे सभी सब्जेक्ट का वन लाइनर प्रोवाइड करा रहे हैं। घटना चक्र आप लोग का कोई भी एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप लोग यहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी थी। तो सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। चचनामा का फारसी में अनुवाद किया था। तो चचनामा का फारसी में अनुवाद मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी द्वारा किया गया था। मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी द्वारा चचनामा का फारसी में अनुवाद किया गया था। आगे गजनी राजवंश का संस्थापक था। तो गजनी राजवंश का संस्थापक अलप्तगीन था। वह चंदेल शासक जो महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो विद्याधर महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से सोमनाथ पर जो उसका आक्रमण है वो बहुत ही प्रसिद्ध आक्रमण है। तो महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार आक्रमण किया। आगे महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था तो उत्बी था। दरबारी इतिहासकार महमूद गजनवी का कौन था? उत्बी था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था। तो महमूद गजनवी के दरबार से संबंधित थे। फिरदौसी किससे संबंधित थे? महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था अलबरूनी। अलबरूनी भारत में आया था तो 11वीं शताब्दी में आया था। अलबरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी में। आगे पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। तो अलबरूनी पहला मुसलमान था जिसने पुराणों का अध्ययन किया था। अलबरूनी के विषय में सत्य कथन है तो उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था। वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। कौन? अलबरूनी। महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। तो पुनर्निर्माण भीमदेव प्रथम ने कराया था। महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया, जिसमें सोमनाथ मंदिर को भी उसने ध्वस्त कर दिया था। तो इसका पुनर्निर्माण करवाए थे भीमदेव प्रथम ने। आगे एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए तो महमूद गजनवी ने। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता तो शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था मोहम्मद गौरी ने।
आगे मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया तो भीम द्वितीय अथवा मूल राज द्वितीय ने, भीम द्वितीय तथा मूल राज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया। आगे मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था तो चंदावर के युद्ध में, जो कि 1194 ईस्वी में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कब किया था तो चंदावर के युद्ध में, जो 1194 ईस्वी में लड़ा गया। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई। भारत में आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम क्या है, तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आजकल प्रश्न पूछ रहे हैं। तो देखें, महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खान, फिर तैमूर। तो भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति का सही क्रम है, पहले महमूद गजनवी, फिर मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया, फिर चंगेज खान ने, फिर तैमूर ने। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया। आगे बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था, तो मोहम्मद गौरी का दास था बख्तियार खिलजी, जिसने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त की थी। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था, तो इब्न बख्तियार खिलजी तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक था। नालंदा विहार का विध्वंस किया था, तो बख्तियार खिलजी ने किया था। भारत पर तुर्की आक्रमण के विषय में सत्य कथन है, तो भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, इसलिए जो भी तुर्कों से लोग आए उन्होंने जो भी आक्रमण किया वो उनका आक्रमण सफल रहा, क्योंकि भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। आगे दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश देखेंगे। गुलाम वंश का संस्थापक था तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की थी, उसे लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह लाखों में दान करता था। तो किसको जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा है, तो ये अजमेर राजस्थान में है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने योगदान दिया, इल्तुतमिश ने एवं फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किया गया था, तो इल्तुतमिश द्वारा उसको पूरा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? लाहौर। आगे सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी तो चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात। कुतुबुद्दीन ऐबक जब चौगान खेल रहा था तो उस समय वो अश्व से गिर गया था, तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया, तो इल्तुतमिश ने स्थापित किया। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, तो इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया। आगे दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक, तो इल्तुतमिश था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता था, तो इल्तुतमिश का गुलाम कहा गया, तो इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा गया। ताजुद्दीन यल्दौज, नासिरुद्दीन कुबाचा, अली मर्दान एवं मलिक अल्तुनिया में से इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, तो कौन नहीं था? मलिक अल्तुनिया प्रतिद्वंदी नहीं था इल्तुतमिश का, मलिक अल्तुनिया। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी, तो रजिया सुल्तान थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर आया था, तो इल्तुतमिश के काल पर जो मंगोल आक्रमणकारी थे चंगेज खान, वो आए थे भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर। किसके काल में? इल्तुतमिश के काल में। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए, तो देखे गए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में देखे गए थे मंगोल सिंधु तट पर। आगे चंगेज खान का मूल नाम था, तो चंगेज खान का मूल नाम तेमुचीन था। सत्य कथन है, इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज में युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, ये सत्य कथन दिया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो मलिक जानी को नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना पहला सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में हाथ था, तो तुर्कों का हाथ था, तुर्कों ने उन्हें सत्ता से हटा दिया। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम था, तो गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, तो बलबन के बारे में बोला गया था ऐसा कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी।
बलबन के बारे में सही कथन है। तो बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। बलबन उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। भारत पर प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया, तो बलबन ने ऐसा किया। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की, तो जिले इलाही की उपाधि धारण की बलबन ने। आगे, जिलिल्लाह शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? वह था तो बलबन था। भारत ने प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को आरंभ करवाया, तो बलबन ने आरंभ कराया। नवरोज त्योहार को बलबन ने आरंभ करवाया। सुल्तान बलबन के महत्वपूर्ण कार्य थे, तो नियामत ई खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उसने तुर्कान चहलगामी का प्रभाव समाप्त किया था। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया था। नोट क्या दिया? नसीरुद्दीन महमूद ने उसे उलुग खान की उपाधि दी थी। किसको उलुग खान की उपाधि नसीरुद्दीन महमूद ने दी थी? तो बलबन को दिया था। क्या काम किया था उन्होंने? नियामत खुदाई का सिद्धांत प्रतिपादित किए थे बलबन ने। उसने तुर्कान चहलगामी का प्रभाव समाप्त कर दिया था बलबन ने। उसने बंगाल विद्रोह का दमन किया था बलबन ने, इसीलिए उसे नासिरुद्दीन महमूद ने उलुग खान की उपाधि दी। आगे, गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है, तो बलबन ने कहा। वह सुल्तान जिसने एक अलग विभाग आरिज स्थापित किया, बलबन ने। तुगरील खान ने विद्रोह किया था बलबन के शासनकाल में। तुगरील खान ने विद्रोह किया था किसके शासनकाल में? तो बलबन के शासनकाल में विद्रोह किया था। आगे दिया है खिलजी वंश, देखेंगे खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया, तो अलाउद्दीन खिलजी नया धर्म चलाना चाहता था लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की थी। आगे, जब उसने राजतत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन जिस सुल्तान के लिए कहा वह है, तो वह अलाउद्दीन खिलजी हैं। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, तो जफर खान थे। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम है तो राणा रतन सिंह है। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, तो उनके पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह। हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था, तो मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था। मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता था। इसे खरीदा था तो नुसरत खान ने खरीदा था मलिक काफूर को। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य था तो धन प्राप्ति था। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक था, तो रामचंद्र देव थे देवगिरी के शासक। आगे सुमेलित है, दिया है, देखेंगे। रणथंभौर, हमीर देव, चित्तौड़, राणा रतन सिंह, देवगिरी, राजा राय रामचंद्र, गुजरात, कर्णदेव। आगे, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालक्रम दिया है, देखेंगे। गुजरात विजय 1299 ईस्वी, रणथंभौर 1301 ईस्वी, चित्तौड़ 1303 ईस्वी, वारंगल 1310 ईस्वी। ये किसका विजय दिया है? अलाउद्दीन खिलजी का विजय का कालक्रम दिया है। आगे, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया, अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसके काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी। प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार लागू किए थे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने बहुत सफलता प्राप्त की। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया, तो वह था अलाउद्दीन खिलजी। एक विशेष सेना को नियंत्रित किया। आगे सुमेलित है, रियासत और उसके शासक का नाम। देवगिरी रामचंद्र देव या शंकर देव, वारंगल प्रताप रुद्र देव द्वितीय, होयसल वीर बल्लाल, मदुरा वीर पांड्या। आगे,
दिल्ली का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, तो मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। घर अथवा गृहकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की, तो अलाउद्दीन ने शुरू किया। आगे 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी, तो रावी नदी थी। तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक वंश के बारे में देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेनाध्यक्ष जो तुगलक वंश का संस्थापक एवं प्रथम सुल्तान बना, तो गाजी मलिक बना, गयासुद्दीन तुगलक। आगे कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता है, तो गयासुद्दीन तुगलक को। खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश तथा तुगलक वंश में सर्वाधिक समय तक देश में राज्य किया, तो तुगलक वंश ने किया। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान ए अमीर को ही एक नया विभाग जिसे सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, वह था मोहम्मद बिन तुगलक का। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। सत्य कथन है, देखेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। मूर देश मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत आया। किसके शासनकाल में आया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। आगे सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है, तो इब्न बतूता ने दिया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किसने किया, इब्न बतूता ने। आगे देखते हैं। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो मोहम्मद बिन तुगलक था, जो मुस्लिम शासक होने के बाद भी होली के त्यौहार में भाग लिया था और पहला सुल्तान था ऐसा करने वाला, तो मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे देखते हैं। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो ऐसा बोला था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बदायूनी ने कहा था ऐसा, सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो बदायूनी ने बोला मोहम्मद बिन तुगलक के लिए। आगे दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों के सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। सही कथन है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया था, तो ये सही दिया है। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगान स्थापित किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा, तो फिरोज तुगलक बैठे थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर फिरोज तुगलक बैठे थे। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किए थे, तो फिरोज तुगलक ने किया था। आगे सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, तो फिरोज शाह तुगलक प्रसिद्ध है। हक के सर्व अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, तो फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ऐसे सुल्तान थे जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किया, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया। टोपरा तथा मेरठ से 2 स्तंभ लेख दिल्ली लाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली लाया था स्तंभ लेख। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने
इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की। उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके, तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया, तो अजीजुद्दीन खान ने किया। राजस्व के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था, तो फिरोज शाह तुगलक थे। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा था, तो दारुल सफ़ा एक खैराती अस्पताल था जो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक था, तो तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया, तो नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ, तो सैयद वंश का राज स्थापित हुआ। आगे लोदी वंश देखेंगे। लोदी वंश के बारे में, खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोदी शासकों में से अफगान मूल के थे, तो लोदी शासक थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है, तो बहलोल खान लोदी 1451 से 1489 ईस्वी, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 ईस्वी, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 ईस्वी। आगे महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को परास्त किया था, तो खतौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय दिया जाता है, तो सिकंदर लोदी को। गुलरुखी उपनाम से कविताओं की रचना किया, तो सिकंदर लोदी ने। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है, तो सिकंदर लोदी को जाना जाता है। दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम देखेंगे। पहला गुलाम वंश ने शासन किया, फिर खिलजी वंश ने, फिर तुगलक वंश ने शासन किया, फिर सैयद वंश ने एवं फिर लोदी वंश ने शासन किया। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोदी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था, तो इब्राहिम लोदी गुलाम वंश से संबंधित नहीं थे। आगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में दिया है। विजयनगर राज्य की स्थापना की थी, तो हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में। वह शासक जिसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उसे देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है, तो हरिहर प्रथम ने। आगे शासक राजवंश संगम साहुल तुलु संबंधित थे, तो ये सभी विजयनगर से संबंधित थे। अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी, तो गंगा देवी थी। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, तो हरिहर द्वितीय ने बहमनियों से गोवा को छीना था। आगे सत्य कथन दिया है, देखेंगे। नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। आगे देखेंगे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वह थे, तो वह कुली कुतुब शाह थे। मध्यकालीन भारत का वह शासक जिसने पुर्तगालियों को भटकल में एक किला बनाने की अनुमति दी थी, तो कृष्णदेव राय ने दिया था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे, तो 8 तेलुगु कवि थे। वह शासक जिसे आंध्र भोज भी कहा जाता था, तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज भी कहा जाता था। आगे प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्णिम युग था, तो तेलुगु साहित्य का। कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी नागलपुर नगर की। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था। विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय ने करवाया था निर्माण।
आगे, कृष्णदेव राय द्वारा आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई थी तो अल्लसानी पेडोना को। कृष्णदेव राय के दरबार में कवि मल्लनार्य ने भाव चिंता रत्न एवं वीर शैवामृत ग्रंथ की रचना की तो कन्नड़ भाषा में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था तो देवराय द्वितीय के राजकाल में। निकोलो कोंटी था तो इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य के एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी से राजधानी नहर तक कई किलोमीटर लंबी एक नहर या कुल्या का निर्माण किया, वह शासक था तो वह शासक देवराय प्रथम थे। आगे, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निपुण थीं तो कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में, लेखाकरण एवं भविष्यवाणी में निपुण थीं। कंबन, कुट्टन, नन्नय तथा टिक्कन में से महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है तो नन्नय तथा टिक्कन। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था तो विजयनगर राजाओं का आश्रय प्राप्त था। आगे, 1765 ईस्वी में युद्ध हुआ था तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, बीदर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। जब राजा वोडेयार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था तो वेंकट द्वितीय था। विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था की विशेषता थी तो भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते थे तो हम्पी का। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जिस नदी के तट पर स्थित था वह नदी है तो तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था विजयनगर राजधानी। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था तो बुक्का प्रथम। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ से संबद्ध दरबार था तो देवराय द्वितीय का दरबार था। वह राज्य जिसमें कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था तो विजयनगर। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं अवस्थित है तो हम्पी में। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ तो यक्षगान का विकास हुआ पहली बार। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन देखेंगे। दिल्ली सल्तनत का प्रशासन, इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे तुर्क वर्ग के। दिल्ली सल्तनत से संबंधित सत्य कथन है, देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। इक्ता प्रणाली अरब की मौलिक प्रणाली थी। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवाने आरिज कहलाता था। आगे इक्ता थी तो इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से सही आरोही अनुक्रम है तो परगना, सरकार, सूबा। विभाग और संस्थापक सुल्तान का नाम दिया है, देखेंगे कौन सा विभाग कौन से सुल्तान से संबंधित था तो दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक से संबंधित था। दीवाने अर्ज बलबन से संबंधित था। दीवाने मुस्तखराज अलाउद्दीन खिलजी से जो राजस्व विभाग था। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक से कृषि विभाग था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक से दान विभाग था। दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित था जो बाजार नियंत्रण विभाग था।
विभाग और कार्य दिया है, देखेंगे कौन सा विभाग में क्या कार्य होता था। दीवाने अर्ज में सेना विभाग से संबंधित कार्य होते थे। दीवाने रिसालत में धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेश विभाग से भी संबंधित। दीवाने इंसा में सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवाने वजारत में वित्तीय मामलात से संबंधित कार्य होते थे। आगे, वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ तो तुगलक राजवंश से। मध्यकाल की सरकार एक समग्र संरचना थी। ये विलय था फारस, अरब, तुर्क, मंगोल, भारतीय तत्वों का। आगे, भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है तो खराज, उस्र तथा मुक्तई। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था तो चौधरी होते थे। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दर या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था तो गांव के सरपंच के लिए किया जाता था। सर्व कर लगाया जाता था तो सिंचाई पर लगाया जाता था। जवाबित का संबंध था तो राज्य कानून धर्मनिरपेक्ष से। हदीस एक इस्लामिक कानून है। खरीदादार था फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि थी फवाजिल। सल्तनत काल की दो प्रमुख मुद्राएं हैं, जीतल एवं टंका। टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था तो इल्तुतमिश ने चलाया था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल थे तो क्रमशः चांदी तथा तांबा के। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ तो अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। आगे, दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य के बारे में दिया है, देखेंगे। भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ तो 12वीं शताब्दी से भारत में कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। आगे, घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी तो अलाई दरवाजा में प्रयोग में आई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से वह जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया तो अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान नहीं दिया था। कुतुब मीनार के निर्माण में अलाउद्दीन खिलजी ने योगदान नहीं दिया था। आगे, वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया तो फिरोज शाह तुगलक ने। मध्य भारत की मीनारों के बारे में सही कथन है तो 15वीं शताब्दी में निर्मित चांद मीनार 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। आगे, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था तो बलबन का मकबरा है जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था। प्रथम वास्तविक मेहराब जिस सल्तनत कालीन स्मारक में दिशातीत है तो बलबन के मकबरे में। आगे, भवन और उसके निर्माणकर्ता का नाम दिया है, देखेंगे। सुल्तानगढ़ी को इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया। लाल महल को बलबन ने निर्माण करवाया। जमात खाना मस्जिद को खिज्र खान ने। 2.5 दिन के झोपड़ा को कुतुबुद्दीन ऐबक ने। हिंडोला महल को गयासुद्दीन खिलजी ने। जहाज महल को गयासुद्दीन खिलजी ने। लाल दरवाजा मस्जिद को बीबी राजे ने। इन स्थापत्यों के निर्माण का सही कालानुक्रम है तो कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे तो अत्रि और महेश। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। स्थल और स्थापत्य दिया है, देखेंगे। दिल्ली का कुब्बतुल इस्लाम, जौनपुर का अटाला मस्जिद, मालवा का जहाज महल, गुलबर्गा का जामा मस्जिद। वास्तुशैली का और संबद्ध राजवंश दिया है, वास्तुशैली और संबंधित राजवंश दिया है, देखेंगे। मेहराब का निचली सतह पर कमलकली की झालर खिलजी राजवंश से संबंधित है। अष्टभुजी मकबरों का उदय तुगलक से। स्तंभों की बोदीगोई का प्रयोग विजयनगर। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी। आगे, दिल्ली सल्तनत का साहित्य देखेंगे। दिल्ली सल्तनत साहित्य, किताबुल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम था तो अलबरूनी। तृतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था
कासगंज के पटियाली में। अमीर खुसरो ने अग्रगामी की भूमिका निभाई तो खड़ी बोली के विकास में। दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था तो अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने देखा था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे अमीर खुसरो। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था तो अमीर खुसरो हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं का विद्वान था। सत्य कथन है, हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह किताबे नौरस इब्राहिम आदिल शाह दुती द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जानी जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। आगे देखेंगे। फारसी का वह प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया तो अमीर खुसरो ने। तबकात नासिरी का लेखक था तो मिन्हाज-उस-सिराज तबकात नासिरी के लेखक थे। ग्रंथों का कालक्रम दिया है। किताबुल हिंद पृथ्वीराज रासो, तबकाले नासिरी, फतवाए जहांगीरी। वह भाषा जिसे दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया तो फारसी को दिल्ली के सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया। अभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था तो कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। आगे लेखक और उनकी रचना दी है, देखेंगे। जियाउद्दीन बर्नी तारीख फिरोज शाही, हसन निजामी ताजुल मासिर, मिन्हाज-उस-सिराज तबकाते नासिरी, याहिया बिन अहमद तारीख मुबारक शाही, अमीर खुसरो खजाइन उल फतूह, जियाउद्दीन बर्नी फतवा जहांगीरी, अब्दुल मलिक इसामी फुतूह ए सलातीन। आगे फिरोज शाह तुगलक फुतुहात फिरोज शाही, मुल्ला दाऊद चांदायन, दामोदर कवि पद्मावती कथा, सोमनाथ राग विबोध, अमीर खुसरो आशिका। अब पुस्तक और लेखक के नाम दिया गया है, देखेंगे। पुस्तक और लेखकों के नाम। तारीख फिरोज शाही शम्स सिराज अफीफ की पुस्तक है। तुगलक नामा अमीर खुसरो की है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम की है। तारीख हिंद किताबुल हिंद अलबरूनी की है। रेहला इल्तुतमिश का है। आगे सुमेलित है। कृतियाँ और उनके लेखक का नाम। हकाइक हिंदी अब्दुल वाहिद बिलग्रामी का है। तहजीबुल अखलाक इब्न मिस्काविया का है। कुंजुल तिजार बैलक अल कबायकी का है। जवामी उल हिकायात सदरुद्दीन मोहम्मद औफी का है। फवायद उल फवाद अमीर हसन अला सिज्जी देहलवी का है। आगे बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिलता है तो तबकात नासिरी से मिलता है। वीणा, ढोलक, सारंगी तथा सितार में से वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम गानों वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है तो सितार को। आगे संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया तो अमीर खुसरो ने। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सुख सप्तती तथा फारसी में अनुवाद कर उसका तूतीनामा रखा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। आगे नाम और ग्रंथ का नाम दिया है, देखेंगे। राणा कुंभा संगीत राज, काशीनाथ शास्त्री अप्पा तुलसी राग चंद्रिका, पुंडरीक विठल राग माला, कृष्णानंद व्यास राग कल्पद्रुम। आगे ग्रंथ और रचयिता के नाम दिए हैं। ग्रंथ और रचयिता के नाम देखेंगे। रस कौमुदी श्रीकंठ, राग विबोध सोमनाथ, चतुर्दंडी प्रकाशिका वेंकटरमन। पुस्तक और लेखक दिया है, देखेंगे। रास पंचाध्यायी नंददास, चैतन्य भागवत वृंदावन दास, चैतन्य मंगल जयनंदा, भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती का है। आगे दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था फिरोज शाह तुगलक ने। मीरात सिकंदरी पुस्तक के संदर्भ में सत्य कथन है, देखेंगे। इसमें गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा के राज्य की सुख समृद्धि का वर्णन है। इसमें व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा के उचित प्रबंधन का वर्णन है।
आगे दिल्ली सल्तनत के बारे में विविध दिया हुआ है, देखते हैं। भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया तो तुर्कों ने किया। दस्तान बंदगान कहलाते थे उलेमा। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी तो नासिरुद्दीन खुसरो शाह। आगे सुमेलित है यात्री और उनका देश दिया है, देखेंगे। मार्को पोलो इटली का था। अब्दुल रज्जाक ईरान का था। नूनीज पुर्तगाल का था। सुल्तान राज्य, कौन सा सुल्तान किस राज्य का था, देखेंगे। बहादुर शाह गुजरात का था। चांद बीबी बीजापुर के। रजिया सुल्तान दिल्ली की। बाज बहादुर मालवा के। सैयद वंश के सुल्तानों का सही कालक्रम देखेंगे। खिज्र खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। आगे यात्रियों के भारत आगमन का अनुक्रम दिया है। पहले अलबरूनी आया, फिर इब्न बतूता आया, फिर ट्रेवरनियर आया, फिर मनुची आया। आगे भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुलाहदास कहलाते थे सैयद। चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना दी गई सदरुद्दीन मोहम्मद औफी द्वारा। आगे देखेंगे। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा वह यात्री जिसका वर्णन ऊपर के अवतरण में है वह था, तो वह इब्न बतूता था। आगे लेखक और ग्रंथ का नाम दिया है, देखेंगे। कौन सी लेखक का कौन सा ग्रंथ था, तो कृष्णदेव राय का अमुक्त माल्यद था। महेंद्र वर्मन का मत्तविलास प्रहसन था। भोजदेव का सम्रांगण सूत्रधार था। सोमेश्वर का मानसोल्लास था। घटनाओं का सही कालक्रम दिया है, देखेंगे। कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज तुगलक की मृत्यु, पुर्तगालियों का पहले कुतुब मीनार का निर्माण हुआ, फिर फिरोज तुगलक की मृत्यु हुई, फिर पुर्तगाली भारत आगमन हुआ, फिर विजयनगर के कृष्णदेव राय का शासनकाल। आगे घटनाएं उनका सही कालक्रम, तराइन का द्वितीय युद्ध, फिर जलालुद्दीन की हत्या, जलालुद्दीन खिलजी की हत्या हुई, फिर अफगानपुर षड्यंत्र रचा गया, फिर मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण किया गया। ये जो घटना चक्र की मोटी वाली बुक आती है ना, पहले प्रश्न दिया होता है फिर उसके बारे में उसका व्याख्या किया रहता है, तो बहुत मोटी बुक हो जाती है वो। थोड़ा जब अच्छे से टाइम हो 6 महीने साल भर का तब उसे पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आपको रैपिड फायर में रिवीजन करना है, बहुत जल्दी में बहुत ज़्यादा रिवीजन करना है, तो फिर ये बुक बेस्ट मानी जाती है, घटना चक्र जीएस पॉइंटर जो है। तो इसलिए सभी 1 लाइनर दिया है, कम समय में ज़्यादा रिवीजन हो जाता है। चलते हैं आगे। सती प्रथा, बाल विवाह तथा जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय में हुई, तो जौहर प्रथा की शुरुआत। आगे युद्ध और समय दिया है, देखेंगे। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ, ईस्वी पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी सन में हुआ। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में। तैमूर ने आक्रमण किया भारत पर 1398 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध हुआ 1565 ईस्वी में। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में। अब शासक और उनका प्रमुख कार्य देखेंगे। अकबर आईने दहसाला, मोहम्मद तुगलक प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश चहलगामी अमीर, शेरशाह सड़के आजम। आगे देखेंगे। मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म निर्दिष्ट करता था सिक्के। खरीदादार कौन था, तो फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। दिल्ली सल्तनत का वह वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया, तो खिलजी ने। आगे दिया है, देखेंगे। चलिए। आईने उल मुल्क मुल्तानी ने जिन शासकों के अधीन सेवा की थी वे थे, तो अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक थे। आगे वह मध्यकालीन विद्वान या लेखक जो जैन धर्म का अनुयायी था, तो हेमचंद्र सूरी थे।
मध्यकालीन भारत में महत्तर और पट्टिकिल पदनाम प्रयुक्त होते थे तो ग्राम मुखिया के लिए। 13वीं और 14वीं शताब्दियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था तो मक्का की खेती नहीं करता था। आगे उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश के बारे में दिया है, पढ़ेंगे हम लोग। जौनपुर नगर स्थापित किया गया तो मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर नगर को स्थापित किया गया। जौनपुर नगर की स्थापना की थी तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता था तो जौनपुर को पूर्व का सिराज कहा जाता था। जौनपुर के सरकी राज्य का अंतिम शासक था तो हुसैन शाह था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है तो जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी तथा अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था तो जैनुल आबदीन ने। जजिया कर को सबसे पहले समाप्त किया था जैनुल आबदीन ने। आगे जैनुल आबदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है तो बुर्ज, बौद्ध पैगोडाओं के समान फारसी शैली। मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भट्ट तथा मुनि जिन विजय सूरी में वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था तो मुनि जिन विजय सूरी। आगे शासक और राज्य के बारे में दिया है, देखेंगे। राजा हमीर मेवाड़ के शासक थे। राजा चुंडा मारवाड़ के। मलिक राजा फारूकी खानदेश के। मलिक सरवर ख्वाजा जहां जौनपुर के। मध्यकालीन भारतीय राज्य के वर्तमान क्षेत्र। मध्यकालीन भारतीय राज्य और वर्तमान क्षेत्र का नाम दिया है, देखेंगे। चंपक चंबा हिमाचल, दुर्गर जम्मू, कुलुत कुल्लू हिमाचल। आगे बहमनी राज्य की स्थापना की थी तो अलाउद्दीन हसन ने किया था। बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी थी तो अहसनाबाद गुलबर्गा थी। आगे देखेंगे वंश और सल्तनत के बारे में दिया है, देखेंगे। आदिल शाही वंश बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर, सरकी शाही जौनपुर। आगे मुस्लिम शासकों में वह जिसे उसकी धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर पुकारती थी तो इब्राहिम आदिल शाह को। किताब ए नौरस नामक पुस्तक का लेखक था तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। आगे अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ था तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। आगे शासक और राज्य दिया है, देखेंगे। बाज बहादुर मालवा, कुतुब शाह गोलकुंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर। वंश और राज्य के नाम दिए गए, राज्य राजधानी के नाम देखेंगे। काकतीय राज्य की राजधानी क्या थी? वारंगल। होयसल की द्वार समुद्र, यादव की देवगिरी, पांड्य का कोरकई, तत्पश्चात मदुरा। आगे मध्यकालीन गुजरात का वह शासक जिसने दीव को पुर्तगालियों के सुपुर्द कर दिया था तो बहादुर शाह। गोलकुंडा को वर्तमान में कहा जाता है हैदराबाद। महिला शासक रुद्रमा देवी संबंधित है तो काकतीय राजवंश से। रुद्रमा के संदर्भ में सही कथन है तो रुद्रमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी। उन्होंने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, ओडिशा के पूर्वी गंग शासकों, देवगिरी के सेऊना शासकों को पराजित किया। होयसल स्मारक पाए जाते हैं तो हलेबीड और बेलूर में। आगे होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम है तो हलेबीड। वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है तो गोल गुंबद बीजापुर। मांडू के जहाज महल का निर्माण करवाया था तो सुल्तान गियासुद्दीन खिलजी ने। गुजरी महल ग्वालियर के किले में बनवाया था तो मान सिंह ने। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था तो भाटा रीवा मध्य प्रदेश के राजा रामचंद्र सिंह ने। सुमेलित है, देखेंगे स्थापत्य और स्थल के बारे में। अदीना मस्जिद पंडुआ पश्चिम बंगाल, लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर, दाखिल दरवाजा गौड़, तीन दरवाजा अहमदाबाद।
आगे दक्षिण भारत के पॉलीगार्ड थे, क्षेत्रीय प्रशासकीय और सैन्य नियंत्रक थे। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है, देखेंगे। पुस्तक और विषय दिया है मीरात सिकंदरी गुजरात विजय, बुरहान मासिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहास, रियाज उल सलातीन बंगाल का इतिहास, रियाज उल इंसा महमूद गवां के पत्रों का संग्रह। अब आगे अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक आप लोग अपना रिवीजन करते रहिए। हम लोग देख रहे थे घटना चक्र पूर्वावलोकन का जीएस पॉइंटर, जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे। एक वीडियो मध्यकालीन भारतीय इतिहास का हो गया है, ये दूसरा पार्ट है। तो चलिए उसके आगे पढ़ते हैं मुगल वंश और बाबर के बारे में। तो देखते हैं मुगल वंश बाबर के बारे में। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में एक आलम खान इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। आगे मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे तो चगताई तुर्क थे। बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया था तो सौबानी खान ने पराजित किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। आगे वह मुगल शासक जिसने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया तो किसने अपनाया था? बाबर ने। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का उपयोग किया गया था तो पानीपत के प्रथम युद्ध में पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। आगे बाबर का इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तो तोपखाना था। आगे बाबर के प्रमुख युद्ध और उसका वर्ष दिया गया है। बाबर का युद्ध किस वर्ष में हुआ है, कौन कौन सा युद्ध देखेंगे। बाबर के प्रमुख युद्ध और वर्ष: पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में, घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में, चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। आगे चलते हैं। बाबर के युद्धों का कालक्रम है: पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ पहले, फिर खानवा का युद्ध हुआ, फिर चंदेरी का युद्ध हुआ, फिर घाघरा का युद्ध हुआ। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तिमुरिद राजवंश स्थापित हुआ। युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की तो वह खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा लगाया। बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की। आगे पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था तो उनकी सैन्य कुशलता था। मेवाड़ का राजा जिसे 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था तो राणा सांगा को। बाबर ने सर्वप्रथम पातशाह की पदवी धारण की थी तो काबुल में। आगे वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है तो जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर के धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है। आगे बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे तो काबुल, पंजाब एवं आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया है वह है तो मेवाड़ एवं विजयनगर। आगे तुजुक-ए बाबरी बाबर की आत्मकथा लिखी गई थी तो तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाबर की आत्मकथा तुजुक-ए बाबरी तुर्की भाषा में लिखी गई थी। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था तो बाबर के सेना नायक मीर बाकी ने। हुमायूं और शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे। कामरान, उस्मान, अस्करी तथा हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं था तो उस्मान। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम है तो देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, सरहिंद का युद्ध। आगे राव जैतसी रोचंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जैतसी ने पराजित किया था तो कामरान को। वे 2 शासक जिनके मध्य 17 मई 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ तो शेरशाह एवं हुमायूं के मध्य 1540 में कन्नौज के पास युद्ध हुआ था। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर से।
बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेरशाह जैसे मध्ययुगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था तो शेरशाह। वह सुल्तान जिसने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की तो शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित था तो राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार। आगे, दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत जिस शासक द्वारा स्वर्ण युग का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया वह था तो हुमायूं था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग का प्रथम बार आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण हुमायूं ने किया। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था तो 1658 ईस्वी में। अपने बादशाहपति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था तो हाजी बेगम ने। शुद्ध चांदी का रुपया शुरू किया तो शेरशाह ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर थी तो 64:1 का था। आगे, शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई तो कालिंजर में। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई कालिंजर में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था तो कालिंजर राज्य के विरुद्ध था। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता, यह कथन किसने बोला? शेरशाह ने। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कूपा संबंधित थे तो मारवाड़ से संबंधित थे। शेरशाह का मकबरा है सासाराम में। शेरशाह ने निर्माण करवाया था सासाराम का मकबरा तथा दिल्ली की किला कुहना मस्जिद का। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया था तो शेरशाह ने। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी वह है शेरशाह। पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क-ए-आजम सड़क बनवाई शेरशाह ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था तो इस्लाम शाह ने। आगे अकबर के बारे में पढ़ेंगे। वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था तो वह स्थान था कलानौर का। बैरम खान के संदर्भ में सही कथन है तो अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी। अकबर ने बैरम खान को खाने खाना की उपाधि दी। आगे, हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था तो राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस गृह से स्थापित किया वह था कछवाहों से। चिश्ती संत की दरगाह जहां पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था तो किसकी दरगाह थी? मोइनुद्दीन चिश्ती की। अधम खान, बैरम खान, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खान में से वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था तो अधम खान को अकबर ने स्वयं मारा था। राजपुताना का वह राज्य जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी तो मेवाड़। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया तो मेवाड़ के राव चंद्र सेन ने। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी मंडला अथवा गोंडवाना की। दुर्गावती रानी कहाँ की थी? मंडला अथवा गोंडवाना की। आगे देखेंगे। अबू फजल की मृत्यु हुई शहजादा सलीम के कारण। अबू फजल की मृत्यु क्यों हुई? शहजादा सलीम के कारण। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य है तो प्रशासकीय एकता और कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न एवं उसकी धार्मिक नीति। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, सामाजिक सुधार। आगे, वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया था तो अकबर। बाबर, हुमायूं, अकबर तथा औरंगजेब में से वह बादशाह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जा सकता है अकबर। वह शासक जिसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है जब उसकी पहली पत्नी बंध्या हो, तो ऐसा अकबर ने बोला था। अकबर के बारे में सत्य कथन है, देखते हैं क्या सत्य बोला गया है अकबर के बारे में।
अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था। अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। अकबर का शासन जाना जाता है तो क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था तो मीर बख्शी था। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पर। आगे, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी स्वच्छ प्रशासन सुनिश्चित करने हेतु। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मुजफ्फर खान। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रथा को लागू किया वह उधार ली गई थी मंगोलिया में प्रचलित प्रणाली से। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिकों के लिए मनसबदारों को रख रखाव करना पड़ता था 20 घोड़ों का। जाप्ती, दहसाला, नसक तथा कानकुत में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है तो दहसाला को। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति निर्मित की गई थी तो टोडरमल द्वारा। जब्ती प्रणाली उपज थी अकबर की। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेरशाह एवं अकबर के मध्य नैरंतर्य की कड़ी था टोडरमल। अकबर ने दीन-ए इलाही प्रारंभ किया 1582 ईस्वी में। वह इतिहासकार जिसने दीन-ए इलाही को एक धर्म कहा मोहसिन फानी ने। आगे, इबादत खाने का निर्माण करवाया अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। फतेहपुर सीकरी में स्थित वह इमारत जिसे शान फतेहपुर कहा जाता था तो किसको बोला जाता था? जामा मस्जिद को बोला गया था शान फतेहपुर। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाभाई महल एवं अकबरी महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है तो अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है तो हुमायूं का मकबरा है। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था अकबर द्वारा। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? अकबर द्वारा। हम लोग पढ़ रहे हैं घटना चक्र पॉइंटर का मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास, जो 1 लाइनर दिया हुआ है। किसी भी एग्जाम के पहले बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है रिवीजन करना, तो यहाँ से हम लोग अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, कम समय में ज़्यादा रिवीजन कर सकते हैं। आगे, अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल सार्वभौम शांति तथा भाईचारा की अवधारणा आधारित है राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता तथा उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था तो अकबर के विरुद्ध। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। अकबर ने जिस क्षेत्र की विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया था वह क्षेत्र था गुजरात। जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किया था तो अकबर ने। शिक्षा संबंधी सुधार किसने किया था? अकबर ने। आगे, अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं तो फतेहपुर सीकरी में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था, यह कथन है विलियम फिंच का। आगे, अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौद्ध विहार की तरह है तो पंचमहल का। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के काल में नहीं कराया गया था तो दिल्ली के लाल किला का निर्माण अकबर के काल में नहीं कराया गया था। आगे, बादशाह और मकबरा के बारे में दिया है, देखेंगे किस बादशाह का कौन सा मकबरा था। तो बाबर का 1526 से 1530 ईस्वी काबुल में मकबरा। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी सिकंदरा में। जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी लाहौर में। शाहजहां 1628 से 1658 आगरा में। औरंगजेब 1658 से 1707 औरंगाबाद। आगे, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह थे
फैजी, अब्दुल कादर बदायूनी, अबुल फजल, निज़ामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से वह जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने। अब्दुल कादिर बदायूनी ने। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा। वह जो अकबर की इच्छानुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने। मोहम्मद हुसैन, मुकम्मल खान, अब्दुल सम्मद, मीर सैयद अली में से वह जिसे सम्राट अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो किसको? मोहम्मद हुसैन को। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया वह था हरिविजय सूरी। अबुल हसन दसवंत, किशनदास एवं उस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय में प्रसिद्ध चित्रकार था? तो दसवंत। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा था? अकबर। आगे, भारत का वह शासक जिसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ? तो बादशाह अकबर के शासनकाल में। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज किया उल्लेख किया? अबुल फजल ने। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति था? तो कौन सा अंग्रेज व्यक्ति था जो अकबर के दरबार में आया? पहला तो राल्फ फिंच था। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार दिया है: जजिया की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया। तो कब मिलाया था? 1576 ईस्वी में। बंगाल व बिहार को मुगल साम्राज्य में अकबर ने कब मिलाया था? 1576 ईस्वी में। आगे चलते हैं। जहांगीर के बारे में दिया है, पढ़ेंगे जहांगीर के बारे में। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरू की थी? तो किसने? जहांगीर ने। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन है? तो जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। आगे, मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि जिस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी वह है? तो जहांगीर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था? तो हॉकिंस को। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था थॉमस रो। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था किसको? हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दी थी विलियम हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में सही कथन है? तो यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। वह 1608 में भारत आया। आगे, इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए। तो 1615 ईस्वी में भारत आए। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आया? तो थॉमस रो। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया था? तो अजमेर में। विदेशी यात्रियों के भारत आने का कालानुक्रम दिया है, देखेंगे। पहले रॉल्फ फिंच भारत आया, फिर विलियम हॉकिंस आए, फिर निकोलस डाउंटन आए, फिर सर थॉमस रो आए। आगे, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया वह था फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर एवं बाबर तथा बहादुर शाह जफर का मकबरा भारत में नहीं है। आगे, मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो जहांगीर के राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची मुगल चित्रकला। जहांगीर ने नादिर उल जमा की पदवी दी थी अबुल हसन को। वह चित्रकार जिसे नादिर उल अस्र की उपाधि प्रदान की गई? तो मंसूर को। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार था? तो मंसूर। मुगल बादशाहों में वह जिसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखा। अबुल फजल के हत्यारों को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। आगे, जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो खुर्रम, महाबत खान एवं खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह है जहांगीर। नूरजहां गुट जुनता दल के प्रमुख सदस्य थे। एतमादुल्ला या मिर्जा गियास बेग नूरजहां का पिता, अस्मत बेगम नूरजहां की मां का नाम, आसफ खान नूरजहां का भाई था एवं शहजादा खुर्रम शाहजहां।
इत्माद-उद-दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था तो नूरजहां ने। प्राचीन कार्य पित्रादुरा संबंधित है। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना, इस शैली को पित्रादुरा शैली कहते हैं। आगे निर्माता और स्मारक का नाम दिया है, देखेंगे। बाबर ने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। हुमायूं ने दीनपना। अकबर ने जहांगीरी महल। जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में। शाहजहां देखेंगे, शाहजहां के बारे में पढ़ेंगे। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कंधार। वह क्षेत्र जिसके निकल जाने से मुगल साम्राज्य को सामरिक महत्व के केंद्र की दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा तो कंधार। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य था काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदख्शा में एक मित्र शासक को लाना। आगे वह कवि जिसने बनारस एवं इलाहाबाद की तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था तो कविंद्राचार्य। मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्राचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया तो शाहजहां ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। आगे वह जो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था तो कलीम अबू जली। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ताजमहल, लाल किला, पंचमहल तथा शेरशाह के मकबरे में से वह स्थापत्य जिसमें हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है तो ताजमहल। आगे वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण करवाया, शाहजहां ने। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की तो शाहजहां ने आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। आगे स्मारक और उसके निर्माता का नाम दिया है, देखेंगे। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी अकबर ने निर्माण कराया। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने निर्माण कराया। मोती मस्जिद दिल्ली में औरंगजेब ने निर्माण कराया। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ वह थे शाहजहां। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिर्रे अकबर शीर्षक के अंतर्गत। आगे दारा शिकोह की मूल रचना है मजमऊल हुसैन, मजमऊल बहरीन। दारा शिकोह को जिस स्थान पर दफनाया गया वह है दिल्ली। अमीर खुसरो दारा शिकोह अमीर हसन व शुजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम था तो दारा शिकोह थे। वी.ए. स्मिथ, जे.एन. सरकार तथा ए.एल. श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा था तो ए.एल. श्रीवास्तव ने। आगे सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में दिया था तो मीर जुमला ने। वह मुगल बादशाह जिसने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था तो शाहजहां ने। दारा शिकोह मुराद बख्श, शाह शुजा तथा औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर रहा था तो औरंगजेब। आगे औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे। औरंगजेब के बारे में देखेंगे। चलिए देखते हैं। वह मुगल बादशाह जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। धर्मत का युद्ध लड़ा गया। औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था धर्मत का युद्ध। युद्धों का सही कालक्रम देखेंगे। विलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ। सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में हुआ। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में हुआ। जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ। मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था। मुगल शासक जिसने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत स्थित है मध्य प्रदेश में। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था तो सुलेमान शिकोह ने।
औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी थी, तो अकबर ने। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, तो जयसिंह ने। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी, तो 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों का विजय किया वह थे तो बीजापुर एवं गोलकुंडा। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, तो औरंगजेब। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक था तो अबुल हसन कुतुब शाह था। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी, तो औरंगजेब। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था, वह शासक है तो औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा का निर्माता था तो मुगल शाहजादा आजम शाह औरंगजेब के शासनकाल में। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता था, रबिया उद दौरानी का मकबरा। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा तथा मेहरुन्निसा में से वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी, तो कौन था? मेहरुन्निसा थी औरंगजेब की पुत्री। औरंगजेब ने साहिबात उद जमानी की उपाधि प्रदान की, किसको? जहां आरा को। संत रामदास को संबंधित किया जाता है औरंगजेब के शासनकाल से। आगे मुगलकालीन प्रशासन व्यवस्था देखेंगे। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान था तो मीर बख्शी। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? मीर बख्शी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण। सही कथन है। मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय शासन व्यवस्था के विकास की प्राण शक्ति उसकी सैनिक शक्ति पर निर्भर थी। अहदी वे घुड़सवार सिपाही थे जिन्होंने अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, किसी सरदार के साथ अपने को संलग्न नहीं किया। सम्राट ही जिनका आसन्न कर्नल था। बर्नियर, करेरी, मनुची तथा टेवर्नियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था, तो किसे? मनुची को। आगे मुगल प्रशासन में मुहत्सिब था लोक आचरण अधिकारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी होता था मीर बख्शी। मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं थी। कौन कौन सी विशेषताएं थी? देखें। जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवंशिक नहीं होते थे। मनसबदारों की 3 श्रेणियां थीं, जिसमें 33 वर्ग थे। उन्हें मशरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी, जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। आगे मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था तो भू राजस्व था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है तो भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया तो जहांगीर ने। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। मध्यकालीन भारत के ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ था। यह था सूबा एवं परगना के बीच की क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। आगे सुमेलित है, देखेंगे। अधिकारी और उनके विहित कर्तव्य को दिया गया है। दीवाने तन, जागीर व वेतन को देखना। मुस्तारफी, राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। मुसरीफ, कार्यालय को संभालने के लिए। वकियावनीस, प्रमुख घटनाओं एवं फरमानों को सूचीबद्ध करना। बादशाह एवं दीवान दिया है, देखेंगे। अकबर, मुजफ्फर खान, जहांगीर, गियास बेग इत्माद-दौला, शाहजहां, सादुल्ला खान, औरंगजेब, असद खान। सत्य कथन है, देखेंगे। अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था। वह जिसने राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए, अकबर ने।
मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया बाबर ने। मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था खजाना। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था हल की संख्या। वह बंदरगाह जो मुगल काल के दौरान बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था, सूरत बंदरगाह। वह मुगलकालीन नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया, सहाब नहर। मध्यकाल में बटाई का अर्थ था लगान निर्धारण का तरीका। मुगलकालीन संगीत एवं चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। मुगल चित्रकला के विषय में सत्य कथन है, युद्ध दृश्य, पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्रण। चित्रकला की मुगल शैली को प्रारंभ किया गया था हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने सर्वप्रथम चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए तो हुमायूं ने। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किया अब्दुस समद द्वारा। आगे प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन, उस्ताद मसूर, फारूक बेग, बिशन दास, अकारिजा, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन। मुगल चित्रकला ने उन्नति की जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शित करते हैं चित्रकला की। यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश हुआ अकबर के दरबार में। आगे किशनगढ़ शैली जिस कला के लिए प्रसिद्ध वह है चित्रकला। वह मुगल सम्राट जिसने सचित्र पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और व्यक्तिगत रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया तो जहांगीर ने। वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी तो वीणा। प्रातःकाल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। आगे तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तो तानसेन एवं हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा था भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली अकबर। संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय। आगे मुगलकालीन साहित्य देखेंगे। चलिए देखते हैं। तानसेन, बैजू बावरा और गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया था। स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं तो 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तो तानसेन एवं हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। अकबर से पूर्व तानसेन को संरक्षण देने वाला राजा था तो भाटा का राजा रामचंद्र सिंह। वह मुगल शासक जिसने लाला कलावंत से हिंदू संगीत की शिक्षा ली तो अकबर ने। संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार से। मुगलकालीन साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। बाबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था जॉन लेडेन और विलियम रस्किन ने। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? बाबर की। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे तो गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था स्थापित किया गया था तो महामनगा द्वारा। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था तो महामनगा ने। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था तो ताज अल दीन मुफ्ती अल मलिकी ने। तो लेखक और पुस्तक दिया है तो देखेंगे हसन निजामी, ताजुल मासिर, ख्वांदमीर, हुमायूं नामा, मिर्जा मोहम्मद काजिन, आलमगीर नामा, भीमसेन, नुस्खा-ए दिलकुशा। आगे देखेंगे अलुत्बी के बारे में। अलुत्बी तारीखे यामिनी, चंद्रभान ब्रह्मन, चहार चमन, मुअत्तमद खान, इकबाल नामा जहांगीरी, अब्बास खान सरवानी तारीखे शेरशाही पुस्तक लिखे थे। सुमेलित है देखेंगे निजामुद्दीन अहमद, तबकात अकबरी, बाबर, तुजुके बाबरी,
गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा। निजामुद्दीन अहमद ने तबकात अकबरी, तारीख निजामी। ईश्वरदास नागर ने फुतुहात आलमगीरी। सुजान राय भंडारी ने खुलासत उत तवारीख लिखी। अबुल फजल फैजी, अब्दुल रहीम खानखाना तथा अब्दुल कादिर बदायूनी में से वह जिनका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो अब्दुल रहीम खानखाना का हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे, तो शाहजहां के शासनकाल में एक राजकीय इतिहासकार। शाहजहां नामा के लेखक हैं, तो इनायत खान है। अनवार सुहाइली नामक ग्रंथ अनुवाद है पंचतंत्र का। अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया था, तो 7 वर्षों में। अबुल फजल ने अकबरनामा लिखा जिसको 7 वर्षों में पूरा किया गया। आईने अकबरी लिखी गई थी, तो अबुल फजल द्वारा लिखा गया था। मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी फारसी। आगे मुगल कालीन ग्रंथ मासीर ए आलमगीरी रचना थी साकी मुस्तैद खान का। नस्तालीक है एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। आगे कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे, तो राजा सावंत सिंह। महत्वपूर्ण कृतियां रामचंद्रिका, रतन बावनी व रसिक प्रिया की रचना की थी केशव ने। आगे मुगल कालीन के बारे में विविध दिया हुआ है, देखेंगे। शासक विदेशी यात्री। जहांगीर के समय कौन आया था? विलियम हॉकिंस। अकबर के समय विलियम फिंच। शाहजहां टेवर्नियर। औरंगजेब मनुची। अब विदेशी यात्री किस सन में आए ये दिया है। हॉकिंस 1608 से 1611, टॉमस रो 1615 से 1619 ईस्वी, मनुची 1653 से 1708, राल्फ फिंच 1583 से 1586। वह विदेश यात्री जिसने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विस्तृत रूप से चर्चा की, जॉन बैप्टिस्ट टेवर्नियर ने। मुस्लिम शासकों का सही कालानुक्रम दिया है, देखेंगे। जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली तथा बहादुर शाह दूती। युद्ध और वर्ष दिया है। चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में। दौराह का युद्ध 1532 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। सामूगढ़ का युद्ध 1658 ईस्वी में। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में। औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में। सरनाल का युद्ध 1572 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में। जजाऊ का युद्ध 1707 ईस्वी में। असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में। आगे चार बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम है, देखेंगे। चंगेज खान, तैमूर, नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली। दारा सिखों को दफनाया गया था दिल्ली में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम हुआ 1739 ईस्वी में। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं किस नाम से? हेमू नाम से। भारतीय गौरव यश का अंतिम सूर्य प्रयुक्त हुआ है, तो पृथ्वीराज के लिए। मध्यकालीन मुगल शब्दावली, अर्थ और कार्य, देखेंगे। दाम, ताम्र की मुद्रा। देसाई, राजस्व अधिकारी। दीवान, प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। जरीब, भूमि माप प्रणाली। युद्ध और संबंध, देखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं और शेरशाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो का युद्ध जहांगीर। खानवा का युद्ध बाबर राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। चौसा का युद्ध हुमायूं ने लड़ा था। बल्ख का युद्ध शाहजहां ने। आगे वर्ष एवं घटना दिया है, देखेंगे। 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र मिला था भारत में व्यापार करने के लिए। 1680 में शिवाजी का देहांत हो गया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर कब्जा किया था। आगे देखेंगे। अता अली खान का नाम था तानसेन। अता अली खान नाम था तानसेन का। बाबुल मक्का, मक्का द्वार कहा जाता था सूरत को। मुगलों ने नवरोज त्योहार लिया पारसियों से। सुमेलित है, देखेंगे। शब्द और शब्द संबंधित वंश। इक्ता, दिल्ली के सुल्तान। जागीर, मुगल। अमरम, विजयनगर। मोकासा, मराठे। आगे सही कार्यक्रम दिया है, देखेंगे। पद्मिनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहिल्याबाई।
सही कालक्रम है शेख मुबारक की मृत्यु, फिर फैजी की मृत्यु, फिर अबुल फजल की हत्या, फिर दनियाल की मृत्यु। आगे भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है, देखेंगे। बुलंद दरवाजा के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। सलीम चिश्ती के मकबरे में सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ है। लखनऊ स्थित बड़ा इमाम बाड़ा तथा रूमी दरवाजे के निर्माण में क्रमशः ईंट, चूने तथा चूना प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखोरी ईंटों का प्रयोग हुआ है। स्मारकों का सही कालानुक्रम: अटाला मस्जिद जौनपुर में, फिर शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम में, फिर हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, फिर रबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद में। मुगल काल में जिस मदरसे में मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता हासिल की वह स्थित था तो लखनऊ में। मुगल काल में मौल्लिम था तो व्यापारिक जहाज़ों पर बैठने वाला एक कर्मचारी था। मध्ययुगीन भारत के संबंध में शायर शब्द का अर्थ है तो एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि को अस्थायी आवास प्रदान करना है। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः थे तो व्यापारी। सिख संप्रदाय के बारे में दिया है, देखेंगे, रिवीजन करते हैं सिख संप्रदाय का। गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था किसको? गुरु अंगद को, जिसको लहना के नाम से भी जाना जाता है। गुरुमुखी लिपि का वर्णमाला में सृजन किया गया था गुरु अंगद द्वारा। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया गया था गुरु रामदास ने। वह सिख गुरु जिसने अकबर को ने 500 बीघा जमीन दी थी तो रामदास को दिया था अकबर ने 500 बीघा जमीन। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी तो किसने? गुरु अर्जुन देव ने किया था। आगे आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। वह सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था तो गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर को। आगे वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है तो गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। हेमकुंड, ताराकुंड तथा ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है तो हेमकुंड। जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था तो गोविंद सिंह का। वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है तो गुरु गोविंद सिंह की समाधि द्वारा। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। वह सिख गुरु जिसने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। सिखों के अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव या लक्ष्मण देव। सिख साम्राज्य का अंतिम संस्थापक था तो दलीप सिंह। दलीप सिंह सिख साम्राज्य के अंतिम संस्थापक थे, अंतिम शासक था। अब देखेंगे मराठा राज्य और संघ के बारे में। मराठा के उत्कर्ष के कारण है तो धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सालेर के युद्ध में 1672 ईस्वी में शिवाजी ने मुगलों को हराया था। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 से 1630 ईस्वी में। वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था तो अफजल खान ने। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह है आगरा में। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में। शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम था तो रामदास। शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालक्रम है: चालन के किले पर विजय, मुगलों से मतभेद का प्रारंभ, अफजल खान का प्रकरण, सूरत पर आक्रमण और लूटना। अष्टप्रधान का गठन किया था तो शिवाजी ने। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने। शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित अधिकारी थे तो पेशवा थे, अमात्या, मजमुआदार थे, वकियावनीस थे, सुरूनवीस थे, सचिव थे, सुमंत थे, दबीर थे, सेनापति थे, सरे नौबत थे, पंडित राव, न्यायाधीश। आगे अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी तो मराठा प्रशासन व्यवस्था में अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। आगे देखेंगे शिवाजी के समय सरनोबाद का पद संबंध था तो सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के अष्टप्रधान को जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। आगे छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी रुपया, लौरी एवं टका। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं के शासन का सही क्रम है, देखेंगे पेशवाओं के शासन का सही क्रम:
बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव, रघुनाथ राव। आगे देखेंगे निम्नलिखित पेशवाओं के शासनकाल को कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव फर्स्ट, नारायण राव, माधवराव फर्स्ट। तो इसमें पहले बालाजी विश्वनाथ होंगे, फिर बाजीराव फर्स्ट होंगे, फिर माधवराव फर्स्ट होंगे, फिर नारायण राव होंगे। आगे पेशवाओं का आरोहिक काल क्रमानुसार है बालाजी विश्वनाथ, बालाजी बाजीराव, नारायण राव, फिर रघुनाथ राव। सही कालक्रम है संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय, छत्रपति साहू जी। आगे मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बन गया 1750 ईस्वी में। साहू के उत्तराधिकारी निर्भर थे पेशवा की इच्छा पर। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली देशज शक्ति के रूप में उभरे तो मराठे उभरे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व तो हाथों में था तो ताराबाई के हाथों में था। सरजामी प्रथा संबंधित थी मराठा भू राजस्व प्रथा से। वह मराठा पेशवा जिसके समय में मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक तो बालाजी बाजीराव के समय। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावे को जाना जाता था तो चौथ के नाम से जाना जाता था। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह था तो कौन थे? काशीराज पंडित। आगे चलेंगे। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का तात्कालिक कारण था तो वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहते थे। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था तो अफगानों ने हराया था। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच। वह रुहेला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था तो नजीब खान था। मोडी लिपि का प्रयोग किया जाता था मराठों के विलेखों में। आगे मुगल साम्राज्य के विघटन के बारे में दिया है, जानेंगे क्यों मुगल साम्राज्य का विघटन हो गया। मुगल काल में राजा बनाने वाले थे तो हुसैन अली और अब्दुल्ला थे राजा बनाने वाले मुगल काल में। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु के कारण सत्ता किसने संभाली थी? तो बहादुर शाह प्रथम ने संभाली थी। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय में पूर्व अंत का कारण था तो एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हुए थे। वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी तो फर्रुखसियर ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट था तो मोहम्मद शाह। आगे नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक था तो मोहम्मद शाह। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 ईस्वी में। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था तो मोहम्मद शाह में 1719 से 1748 ईस्वी में। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता है तो मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता था। मुगल शासकों का क्रम देखेंगे। बहादुर शाह प्रथम 1707 से 1712 ईस्वी, जहांदार शाह 1712 से 1713 ईस्वी, फर्रुखसियर 1713 से 1719 ईस्वी, मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी, अहमद शाह 1748 से 1754 ईस्वी, आलमगीर द्वितीय 1754 से 1759 ईस्वी। आगे देखेंगे। वह मुगल बादशाह जिसको वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया था तो शाह आलम द्वितीय को। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था, उसके पिता का नाम था अकबर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य कथन है। वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जौक और असदुल्ला खान गालिब उसकी कविता के शिक्षक थे। हसन अस्करी उसके आध्यात्मिक निदेशक थे। वह ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन के रूप में प्राप्त करता था। आगे देखेंगे। अवध का प्रथम नवाब था तो अवध के प्रथम नवाब सआदत खान थे। बुरहानुल मुल्क सआदत खान के संदर्भ में सही कथन है, देखेंगे। अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक सआदत खान था। उसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। आगे हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक कौन था? तो चिनकिलीज खान था। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिलीज खान था। सही कथन है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। दिल्ली में स्थित खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं बनवाई थी तो जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी खगोली वेधशाला। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने वेधशाला बनवाई थी तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन एवं वाराणसी तथा मथुरा में। जयसिंह द्वितीय ने कहाँ कहाँ वेधशाला बनवाई थी? तो दिल्ली, जयपुर, उज्जैन,
वाराणसी तथा मथुरा में 5 जगह बनवाई थी। आगे 1773 में जीज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित के लेखक थे, तो सवाई जयसिंह ही लेखक थे। तो हम लोग का कंप्लीट हो गया है जीएस पॉइंटर का मध्यकालीन भारत का इतिहास। आप लोग बार बार वीडियो को देखिए और अपना रिवीजन कीजिए। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।